अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या खबर आई है, इस हवाले से लाइव टेलीविजन पर क्या मनाजिर देखे पाकिस्तान की आवाम ने, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर राय साहब, इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म जो है वो जारी किया और रिहाई के हुक्म के बावजूद इमरान खान जेल में क्यों हैं, और फिर आधी रात को इमरान खान के की जो सिक्योरिटी थी अडयाला जेल में उनके बैरक के बाहर, इसे क्यों हटाया गया और अलीमा खान ने इस हवाले से क्या हंगामी पैगाम जो है वो जारी किया, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमान के फ्लोर पर खड़े होकर क्या कह रही है कि इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से डील करना चाहते हैं, इसमें कितनी हकीकत है और पीपल्स पार्टी का जो शानदार मुस्तकबिल है और शानदार जो माजी है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का ओवर द इयर्स क्या किरदार रहा, और डैडी जुल्फकार अली भुट्टो किसको कहते थे, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन ऐसा जो सबसे अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई और इस खबर के बाद वो तमाम मुकदमात जो इमरान खान पर एक एक करके बनाए गए, अब ये रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। लोग ये समझते थे कि इमरान खान को जेल में ज़्यादा रखा जाएगा, लेकिन राय साहब एक वक्त होता है, मुकदमात की एक लाइफ है, प्रोसिक्यूशन ने उस मुकदमे को साबित करना होता है, फिर इसके बाद जो सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हो, यानी आप डिलिंग टैक्टिक्स एक हद तक इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को जेल में रख सकते थे, सजाएं दिलवाई गई। एक जज ने कहा कि मुझे इजाजत नहीं थी उस वक्त तक अपने बेटे का वलीमा करने की जब तक मैं हुक्म जो है वो नहीं देता। फिर आपको याद होगा एक जज छुट्टी पर जाना चाहता था, उसकी तबीयत बार बार खराब हो रही थी क्योंकि उसके जमीर की अदालत में वो कैद था और जमीर की अदालत का फैसला आ चुका था, लेकिन दूसरा फैसला उसे फिर देना पड़ा। और अब अलकादिर ट्रस्ट केस में तारिक महमूद जहांगीरी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने फैसला दिया 10 लाख के मचलके, और इमरान खान की रिहाई का हुक्म जो है वो दे दिया गया। राय साहब, इसमें तीन निकात बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। एक तो वो जो एक्चुअल डीड थी और जो मुआहिदा है नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के दरमियान, वो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। पैसे पाकिस्तान में इमरान खान के अकाउंट में या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आए, और फिर जितने भी गवाह खड़े किए गए वो रेत की दीवार साबित हुए। राय साहब, कितनी देर और इमरान खान को जेल में जो है वो रखा जाएगा, क्योंकि 200 के करीब मुकदमात तो हैं, 4 ऐसे मुकदमात थे जिसमें इमरान खान की सजाएं, अभी अलकादिर ट्रस्ट केस जो है वो चल रहा है। अब आपको लगता क्या है, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो साइफर का केस था उसमें अपना जहन और अपने जो सवालात थे उसके जरिए प्रोसिक्यूशन को ना सिर्फ शर्मिंदा किया बल्कि उन्हें ये पैगाम भी दिया कि तुम ये केस तो चलाना चाहते हो, लेकिन ये केस रेत की दीवार ही साबित होगा जब किसी एपेलेट ट्रिब्यूनल में गया। और ऐसा ट्रायल कोर्ट ने इसके बावजूद इमरान खान के खिलाफ जो है साइफर में फैसला जो है वो सुनाया। राय साहब, आप क्या लगता है कि अब इसके अंदर भी अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर भी फैसला जो है वो सुनाया जाएगा इमरान खान के खिलाफ, या फिर जज साहब थोड़ी सी उन्हें हौसला जो है वो मिला होगा और वो हौसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के उस फैसले के बाद जो उन्होंने खतूत लिखकर तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट कर दी है उन लोगों के खिलाफ जो मुदाखलत करते हैं, सबक सीखा होगा, हिम्मत बढ़ी है, या फिर आपको लगता ही है कि ये साहब भी जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ ही फैसला अलकादिर ट्रस्ट केस पे सुनाएंगे? देखिए हाशमी साहब, ये जो आपने खबर पढ़ी इसके अंदर भी एक बड़ी खबर छुपी है। आपके सवाल के जवाब की जानिब भी आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी, एक और जज और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक बड़ी खबर कि कैसे एक और जज ने सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को अब डांट पिला दी, और उसके बाद इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात के हवाले से जिन मुकदमात का सामना है, इसमें इमरान खान साहब को कैसे क्लीन चिट मिल गई, इसके हवाले से भी एक बड़ी और अहम खबर आई है, जो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में पेशी से भी बड़ी खबर है। अगर इसको पढ़ने की कोशिश की जाए, जांचने की कोशिश की जाए और परखने की कोशिश की जाए,
क्योंकि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उन्हें इस फ्रॉड, शर्मनाक और नाकाम रियासत के अंदर 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस किया गया। और इसके बावजूद कि इमरान खान साहब नैब की तहवील में थे और नैब की तहवील में होते हुए उनके पास कोई फ़ोन के ज़रिए कम्युनिकेशन के ज़राए तो नहीं थे, उसके बावजूद ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान साहब जो हैं ये 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड हैं। अब एक ऐसे सीनियर सहाफ़ी जिनके मुतल्लिक ये तासुर है, मेरा तासुर नहीं है, कुछ लोगों का तासुर, ख़ास तौर पर PTI का तासुर ये है कि इनकी खबरें इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ होती हैं। अब उन्होंने अपनी एक खबर के ज़रिए ये बताया है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई के वाक़यात के हवाले से किसी किस्म के शवाहिद नहीं हैं। अंसार अब्बासी साहब, मारूफ सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने अपनी खबर में ये लिखा है कि काबीना की जो एक कमेटी बनाई गई थी जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान साहब को मोरद इल्ज़ाम ठहराए, और ये काबीना कोई आज़ाद काबीना नहीं थी, ये इस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई काबीना थी, यानी जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना। तो इसको ये काम सौंपा गया था कि इमरान खान साहब और इसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के हवाले से शवाहिद इकट्ठे किए जाएं, और इसने तो अंधाधुंध आप ये कह लें कि जाली शवाहिद इकट्ठे करने थे। लेकिन उसके बावजूद अंसार अब्बासी साहब इस स्टोरी में ये लिखते हैं कि ये जो काबीना की रिपोर्ट है इसमें ये तो कहा गया कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग में मुलव्विस थे। ये भी कहा गया कि शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन ये शवाहिद कहाँ मौजूद हैं, ये शवाहिद किस नौयत के हैं, ये शवाहिद किसके पास हैं, क्या ये कोई वीडियो एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई ऑडियो एविडेंस है, इमरान खान साहब की कोई कॉल इंटरसेप्ट की गई है। इस हवाले से किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं है कि इमरान खान साहब ने या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग की हो। अंसार अब्बासी साहब अपनी स्टोरी में लिख रहे हैं, वो ये भी लिख रहे हैं कि इस स्टोरी के अंदर अंसार अब्बासी साहब ये भी लिख रहे हैं कि काबीना ने जो एक नाम नेहाद इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात आयद किए हैं, इस हवाले से शवाहिद ना किसी इदारे के साथ शेयर किए गए, यानी तासुर यह है कि ना फौज से कोई शवाहिद शेयर किए गए हैं, ना मीडिया के सामने ये शवाहिद लाए गए हैं, ना पब्लिक के सामने लाए गए हैं। और आप अंदाज़ा करें कि जो रियासत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक बयानिया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाया था कि अब 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब ने रियासत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, शरीफ ख़ानदान ये कहता है कि रियासत के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, उसके मुतल्लिक कोई एक सबूत भी पब्लिक के सामने ना इस्टेब्लिशमेंट ला सकी, ना निगरान हुकूमत ला सकी। और अब इमरान खान साहब के मुखालिफ समझे जाने वाले जो सहाफ़ी हैं वो भी इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये खबर शाया कर रहे हैं। द न्यूज़ में और जंग के फ्रंट पेज पर यह खबर शाया हुई है कि इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के वाक़यात के हवाले से कोई शवाहिद नहीं है। इसका मतलब यह है कि 9 मई का जो बयानिया है ये अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। एक तो इलेक्शन के ज़रिए ख़त्म हुआ था जब पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान साहब को 3/4 अक्सरियत से जितवाया, और दूसरा अब यह भी पता चल गया है कि खुद हुकूमत ने इसको इन्वेस्टिगेट करके देख लिया, लेकिन इसके अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। अब आ जाए जो आपका सवाल था कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब को अलकादिर ट्रस्ट केस में जो 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत दी गई है, इसके बाद भी इमरान खान साहब को क्या सजा सुनाई जा सकती है? अब इसके अंदर 2 बड़ी खबरें छुपी हैं। एक खबर तो हाशमी साहब ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब को ज़मानत दे रही है, जो कि उन्होंने दी है, और इसके तहरीरी फैसले के चंद अहम नुकात जो आपसे मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पढ़ें भी, उनमें यह वाज़े तौर पर यह तासुर मिलता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने तहरीरी फैसले में ये कह रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस में कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये केस चल सके और इमरान खान साहब की ज़मानत रोकी जा सके। उसके बाद एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में। वो ये कहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस में, जिसको बाद में 190 मिलियन पाउंड केस का नाम दे दिया गया, इस केस में जो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए,
जिस अकाउंट में आए, यानी ये अकाउंट जिस बैंक में है, वो बैंक ये कह रहा है कि इसके ऊपर 13 अरब 94 करोड़ रुपया मुनाफा भी लग गया। रियासत पाकिस्तान को 13 अरब 94 करोड़ रुपया मुनाफा लग गया। वही बैंक ये भी कह रहा है कि इसमें से एक पाई भी बुशरा बीबी साहिबा या इमरान खान साहब के अकाउंट में नहीं गई। तो हामिद मीर साहब ने अपने ट्वीट में ये सवाल उठाया कि फिर करप्शन कैसे हुई। इमरान खान साहब पर करप्शन का इल्जाम तो मुज़िका खेज है कि आपका वो बैंक कह रहा है कि रकम भी सारी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, यानी रियासत के अकाउंट में मौजूद है। उस रकम पर 14 अरब रुपए का मुनाफा भी लग गया। यह भी तस्दीक की जा रही है कि इमरान खान साहब के या बुशरा बीबी साहिबा के अकाउंट में एक पैनी नहीं आई। तो फिर इस बुनियाद पर यह केस कैसे चल सकता है? तो अब आप अगर इजाजत दें तो मैं ये फैसले के दो निकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तहरीरी फैसला ऐसा भी जो जारी किया गया है, अच्छा मैं वैसे ना ये समझ रहा था कि आमिर फारूक साहब ना डीप फ्रीजर में इस केस को भी रख देंगे, जब ये फैसला महफूज होता है राय साहब और आमिर फारूक साहब करें तो हमारे जो पिछले फैसलों के प्रेसिडेंट्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि देर से फैसले जो है सुनाए जाएंगे। राय साहब, एक तो तहरीरी फैसले भी कहा गया कि नैब ने इतराफ किया है कि तहकीकात मुकम्मल है, मुलजिम को मजीद कैद में रखने से फायदा नहीं होगा। नैब प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक बानी पीटीआई रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब के इन तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक रिकॉर्ड पर कोई जवाब मौजूद नहीं है। फैसले में कहा गया कि इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त मंजूर की जाती है और रेफरेंस से मुतल्लिक अदालती ऑब्जर्वेशन अबूरी नोयत की हैं, ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगी। अब मसला यहाँ पर ऐसा भी ये है कि ऐसा लगता है कि इन्होंने ये जो ट्रायल से पहले रिकॉर्ड टेम्परिंग का और असरअंदाज हो जाने वाली बात है, ये एक रास्ता निकाला है। यानी प्रोसिक्यूटर कहे कि जनाब इनको अगर आपने आज़ाद कर दिया या जाने दिया तो ये आज़ाद होकर रिकॉर्ड टेम्परिंग कर सकते हैं। राय साहब, हुकूमत इस वक्त किन की है? हुकूमत में कौन से लोग बैठे हैं? नैब किसके अंडर आता है? इमरान खान किसका रिकॉर्ड टेम्परिंग करेंगे? और फिर अदालत ने एक तरह से अपने आप को भी महफूज एक रास्ता दिया और ऑब्जर्वेशंस जो दी गई हैं मुसलसल, उसे तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा नहीं बनाया गया। क्यों ऐसा किया? ठीक है, ऑब्जर्वेशंस हैं तहरीरी हुक्मनामे में। जब आप किसी से सवाल ये करेंगे कि नेशनल क्राइम एजेंसी और मलक रियाज के दरमियान जो मुआहिदा तय पाया किधर है, लेकर आओ। और हुकूमत पाकिस्तान के पास वो मुआहिदा मौजूद ना हो। जिस पैसे की ये बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात राय साहब ये भी है कि अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड, फिर करप्शन, इस केस के ना बड़े नाम रखे गए जैसा कि आपने भी बताया। अब करप्शन ना साबित हो सकी और जिस पैसे को करप्शन का पैसा कह रहे थे राय साहब, वो पैसा पाकिस्तान के कौमी खजाने में पड़ा है ना, उस पर मुनाफा भी लग रहा है और वो मुनाफा इमरान खान या बुशरा बीबी की जेब में तो नहीं जा रहा। ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही और ये भी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जो मौजूद है। लेकिन राय साहब, क्या मंतक है? ऑब्जर्वेशन अदालत कुछ और देती है, तहरीरी फैसला महफूज तरीके से निकलने के लिए उन्होंने लिखा कुछ और, क्या मंतक हो सकती है? देखिए, एक तो एक क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश की गई कि ट्रायल कोर्ट अगर इसके अंदर इमरान खान साहब को सजा सुनाए जो कि आगे जाकर मेरिट पर पहली पेशी पर कलदम हो जानी चाहिए, चूंकि अब इमरान खान साहब की जमानत अलकादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली, तो दो मजीद केसेस भी जिनका अहवाल थोड़ा आगे जाकर बयान करते हैं। बड़ा दिलचस्प अहवाल है। एक वकील भी भाग गया इमरान खान साहब का मुखालिफ, कैसे भागा इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। लेकिन ये एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जस्टिस आमिर फारूक के पास जो भी फैसला होगा उसके अंदर वो लाजमी एक क्वेश्चन छोड़ेंगे जहां पे इमरान खान साहब के खिलाफ दोबारा केस खुल जाए या इमरान खान साहब को दोबारा सजा हो जाए। लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म की ऑब्जर्वेशंस आई हैं और ये तहरीरी फैसला आया है, इसको अगर केयरफुली पढ़ लिया जाए तो तब भी ये पता चलता है कि इस मुज़िका खेज केस में इमरान खान साहब के खिलाफ किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं है और इमरान खान साहब पर करप्शन साबित की ही नहीं जा सकती। और ये जो कहा जा रहा है कि ये रियासत पाकिस्तान का पैसा था, ये बात भी गलत है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इसको बरतानवी अदालतों में इस तरीके से ये केस लड़ती कि ये रियासत पाकिस्तान का पैसा है और दूसरी जानिब मलिक रियाज साहब इसको कॉन्टेस्ट कर देते, तो ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती जहां मिलियंस ऑफ डॉलर रियासत पाकिस्तान के लग जाते, जैसे इससे पहले
मुख्तलिफ ममालिक से आसिफ अली जरदारी की और नवाज शरीफ की लूटी हुई रकम वापस लाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर लग गए और हमारे हाथ भी कुछ नहीं आना था। तो ये असल में नेशनल क्राइम एजेंसी और इसी तरह 190 मिलियन पाउंड, ये तो दो, एक प्राइवेट पार्टी और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान एक एग्रीमेंट था और इसको वाइजली इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में यानी रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में ये पैसा आ गया, पाकिस्तान के मिलियंस ऑफ डॉलर बच गए और अब हालत ये है कि 190 मिलियन पाउंड भी आए और 14 अरब रुपया मुनाफा भी हो गया रियासत पाकिस्तान में, रियासत पाकिस्तान को। तो इसलिए ये केस उल्टा जिन लोगों ने बनाया है, ये एक सियासी केस उन सियासी किरदारों के मुंह पर एक तमाचा है और इसमें से अब जो मर्जी ये कर लें, कोई ऐसी शिक नहीं निकल सकती कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये सजा किसी भी अदालत में खड़ी हो सके। अच्छा राय साहब, ये जो 9 मई की रिपोर्ट है ना, इसमें कुछ और चीजें भी और बहुत ही अहम निकात हैं जो एक तरह से चार्जशीट है उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने कमेटी में बैठकर काबीना की ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की। राय साहब, जब ये काकड़ साहब ने कमेटी बनाई थी तो फॉरेन ऑफिस के लोगों को इसमें शामिल किया गया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इनको शामिल करने का बुनियादी मकसद तो सिर्फ एक ही हो सकता है कि अच्छी अंग्रेजी लिखने के लिए कोई चाहिए, और 9 मई की अगर इंक्वायरी फॉरेन ऑफिस करेगा तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कमेटी की जो सोच है और जो इसकी काबिलियत है वो असल में क्या है। अच्छा, अब राय साहब, इस रिपोर्ट के अंदर जो सवालात बड़े इंपॉर्टेंट उठाए गए हैं और जिसके बाद एक चार्जशीट है कि रिपोर्ट में शवाहिद पेश किए गए और ना ही तफसीलात बताई गई हैं। इमरान खान और दीगर ने 9 मई के हमलों की मनसूबाबंदी कैसे, कब और कहाँ की। राय साहब, इसके बाद तो कोई चीज़ रही नहीं जाती। आप कम अज कम उन लोगों को बुलाकर ही पूछ लेते। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि तमाम मतलूबा शवाहिद मुतल्लका हुकाम बशमूल वजारत दाखिला, वजारत दिफा, कानून के पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहिए तो शवाहिद मंजर पर ला सकती है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट के अंदर वो शवाहिद किस नौयत के हैं ये नहीं लिखा गया। फिर काबीना कमेटी ने 9 मई के तशद्दुद में मुबैना किरदार के हवाले से पीटीआई रहनुमाओं या रिपोर्ट में आने वाले अफराद का इंटरव्यू नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि काबीना डिवीजन के मशवरे पर काबीना या इसकी कमेटियों के पास रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत इंक्वायरी या तहकीकात के कोई बाज़ाब्ता इख्तियारात जो हैं वो नहीं थे। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि काबीना और इसकी कमेटियों के गौर-ओ-खौज का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर मुतल्लिका डिवीजन्स और महकमों की जानिब से उन्हें फराहम करदा रिपोर्ट जो सबूत हैं उसमें है। मैंने ना आज काफ़ी दिनों के बाद इस पूरे वाक़े को राय साहब रिविजिट किया कि 9 मई असल में क्या हुआ, और फिर जो हमें आईजी साहब ने, आपको याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जियो फेंसिंग के कहाँ से कॉल्स आती हैं, कैसे गई, कौन कौन से लोग शामिल थे। राय साहब, मुझे ना मुराद रास का बार बार नाम याद आता है, इसलिए कि मुराद रास की 35 के करीब गालबन कॉल्स का हवाला जो है वो दिया गया कि वो भी मुलविस थे। राय साहब, मुराद रास कहाँ पर हैं? वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जियो फेंसिंग में उनकी रिपोर्ट जो है वो किस तरह से अच्छी A++ हो गई और नेगेटिव रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे हो गई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये शवाहिद मौजूद हैं, क्योंकि इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो शवाहिद हैं वो अदालतों में पेश किए जाएंगे, कब किए जाएंगे? 9 मई आकर गुजर भी गया और अब 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, कब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी? क्योंकि राय साहब, हमने पाकिस्तान की अवाम ने 4 केसेस ऐसे देखे जिसमें एक जो आपके सबूत थे वो प्रोसिक्यूशन ने इंजीनियर्ड किए हैं, और इंजीनियर्ड सबूतों के बाद जो है इमरान खान को सजाएं देने का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर सबूत ऐसे केसेस में जो नहीं थे बनाकर सजाएं दी गई, यहाँ पर अगर सबूत आपके पास मौजूद थे तो यहाँ पर तो सजा देना बहुत आसान थी, लेकिन सजा इमरान खान को ना ये सबूत पेश किए गए, बल्कि इस अदालत ने भी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने भी इमरान खान को 3 जो मुकदमात हैं, थाना रेस कोर्स और फिर इसके साथ साथ कार्य सरकार में मुदाखलत, उसमें भी तौसी उनकी हुई है और जमानत वहाँ भी उनको मिली है, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड पर सबूत मौजूद नहीं है, क्यों डिले किया जा रहा है, टाइम बाय किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, हुकूमत बयानिए बनाकर, तकरीरें करके क्या इमरान खान को सजा दिलवा सकती है? देखिए आशिफ साहब, एक तो ये ऑफ कैमरा ब्रीफिंग जिसके मुतल्लिक एक नया एतराफ़ जुर्म कर लिया गया है, ये भी एक अहम खबर है। और जो आपने कहा कि ये क्यों डिले किया जा रहा है, इमरान खान साहब को क्या और अरसे तक जेल में रखने का प्लान है? एक तो जस्टिस बाबर सत्तार ने जो ख़त लिखा कि मुझे ये कहा गया
सिक्योरिटी के टॉप ऑफिशियल की जानिब से और इस्टेब्लिशमेंट की सिक्योरिटी के टॉप ऑफिशियल उन्होंने कहा। तो इसका मतलब यह है कि वो बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कह रहे हैं कि फौज से जुड़ी एजेंसी के टॉप ऑफिशियल ने मुझे ये कहा कि ऑडियो लीक्स के केस से अलग हो जाएं। उसके बाद अब इस बात से इनकार नहीं किया गया कि जस्टिस बाबर सत्तार को ये मैसेज कन्वे किया गया था या नहीं किया गया था, बल्कि ये कहा गया है अब वजीर कानून की जानिब से कि असल में उनको ये मैसेज कन्वे किया गया था कि इसके ऊपर एक ऑफ कैमरा ब्रीफिंग रख लें ताकि हमारी जो सर्वेलेंस की सलाहियतें हैं इसके मुतल्लिक मालूमात बाहर ना आए। यानी आईएसआई की जो सर्वेलेंस की सलाहियतें हैं, उनके पास जो इक्विपमेंट है, इसके मुतल्लिक मालूमात बाहर ना आए। तो एक ऑफ कैमरा ब्रीफिंग के मुतल्लिक जस्टिस बाबर सत्तार को मैसेज भेजा गया था। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि क्या ये सर्वेलेंस की जो सलाहियतें हैं ये जज साहिबान के खिलाफ इस्तेमाल होनी थी या हमारे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होनी थी, दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होनी थी, या भारत की जो जालिम अफवाज हैं जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में भी जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, जिनसे मुकाबला करते हुए हमारे जवान और अफसर भी शहीद होते हैं और हमारे जवान और अफसर बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते भी हैं। तो ये तो सलाहियतें उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होनी थी। और इसमें जस्टिस बाबर सत्तार सर्विलेंस के ये जो तरीकाकार हैं इनको कहाँ से सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि ये कन्फेशन कर लिया गया कि जस्टिस बाबर सत्तार को ये मैसेज भेजा गया था और अभी आप इंतजार करें, हो सकता है जस्टिस बाबर सत्तार इसके ऊपर भी एक नया जो वजाहतनामा है वो भी जारी कर दें कि एक्चुअली उनको क्या पैगाम दिया गया था, क्योंकि बैक ऑफ का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया था कि बैक ऑफ, कि इस मामले से पीछे हट जाएं। ये अंग्रेजी का आपने भी देख लिया होगा, हमारे व्यूअर्स ने भी देख लिया होगा, उस खत में बैक ऑफ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में जब जज साहिबान नहीं मान रहे, वो ये कह रहे हैं कि हमने दबाव में जितने फैसले करने थे कर लिए, अब हम दबाव में मजीद फैसले करके अपनी जो साख है वो मजीद मट्टी में नहीं मिला सकते। हमारे ज़मीर का हमारे ऊपर बड़ा बोझ है। पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान भी बोल रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान भी कह रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान भी कह रहे हैं कि एजेंसियों की मुदाखलत एक खुला राज है। जस्टिस अतर मिनल्ला ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात में भी मुदाखलत हो रही है। जब इतने जज साहिबान कह रहे हैं तो ये सब झूठ तो नहीं कह रहे, इनकी कोई यूनियन तो नहीं है कि इन्होंने सब ने इकट्ठे एक जगह बैठ के ये फैसला कर लिया। कोई ये एस्टैब्लिशमेंट को अपना दुश्मन तो नहीं समझते, ये तो नहीं समझते कि ये कोई भारत की एस्टैब्लिशमेंट है या भारत की फौज है कि ये किसी डिजाइन के तहत ये कर रहे हैं। तो जब इतने जज साहिबान कह रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि ये सारे जज साहिबान गलत हो और एक एस्टैब्लिशमेंट ठीक हो। तो इसलिए अगर इमरान खान साहब को अब मजीद इसी तरह जैसे ये केसेस इल्तवा में डालने की कोशिश की जा रही है और जैसे एक वकील भी भागा है इमरान खान साहब का मुखालिफ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जज साहिबान जो हैं ये मजीद इस्टेब्लिशमेंट का जो असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है अदालती फैसलों के ऊपर, ये मजीद बेनकाब होता जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मजीद प्रेशर आता जाएगा, मजीद प्रेशर आएगा। और अब ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ इद्दत केस में जो खावर मानिका का जो वकील है ये भागा है, इसके मुतल्लिक भी जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं और इसके ऊपर भी 2-3 अहम खबरें ये भी व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। अच्छा राज साहब, ये जूनियर वकील पेश हुए थे खावर मानिका साहब के रिजवान अब्बासी साहब, और बताया गया कि जी वो मुल्क में नहीं है और वो चले गए हैं। अच्छा, मसला पता है क्या है? मैं आपको ये भी अपने व्यूअर्स को हम बता देते हैं कि पाकिस्तान में गर्मियों की अदालती छुट्टियां होने वाली हैं और अगर आपको याद हो, खान साहब ने कहा था कि ये मामला अक्टूबर तक जाएंगे, यानी 5 से 6 माह लगेंगे, फिर बजट और फिर बजट के बाद। तो ये पूरे का पूरा इस तरह से इसको प्लान किया गया है। और खावर मानिका साहब के अगर वकील साहब नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि लंबी तारीख लेंगे। लेकिन देखना ये है कि एक लंबी तारीख दी जाती है वकील की अदम मौजूदगी में, और अगर नहीं है तो फिर कोई और वकील कर लें। इसका अदालत जो है वो किस तरह से इसका जवाब जो है वो देती है। राय साहब, एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पेशी के हवाले से वीडियो लिंक के जरिए इस पेशी को जो मुमकिन बनाना है, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। और ख़बर ये आ रही है जी कि उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 जो रुकनी बेंच था उसमें से 2 एक ही अक्सर से नायब तरमीम कलअदम करार दी थी
और नैब तरमीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किए गए तमाम नैब मुकदमात बहाल करते हुए 10 में से 9 तरामीम को कलअदम करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की मुतादिद शिकों को आइन के बरक्स करार दिया था। राय साहब, वीडियो लिंक की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन एक खबर राय साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है और लास्ट पेशी के ऊपर अतर मनीला साहब ने कहा था कि मेक श्योर करें कि इंतजामात हों, और इमरान खान क्योंकि इस मुकदमे में दरखास्त गुजार थे और उनका मौक़िफ़ सुनना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये है कि अदालत क्या करती है। कैमरे लग गए, सब कुछ हो गया और लाइव टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान की आवाम इमरान खान की झलक देख सकेगी या नहीं देख सकेगी, दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, राय साहब, जो गेम खेली है रातों रात, वो ये थी कि पता ही लग रहा है कि उन्होंने ना कुछ केसेस का रेफरेंस निकाला है और उन केसेस के रेफरेंस के जरिए अब इस समात को और इमरान खान की पेशी को, इसके ऊपर इफेक्ट कैसे वो करेगी। और जो प्ली वो ले रहे हैं कि इमरान खान क्योंकि एक सजा याफ्ता मुजरिम है, जेल में है, तो वीडियो कॉल की सहूलत और लाइव टीवी पर ऐसे किसी भी शख्स को जो है वो नहीं दिखाया जा सकता। राय साहब, खान साहब ने ख्वाजा हारिस साहब से, अपने वकील जो उनके हैं, बात करने की कोशिश की, उनको बुलाया, लेकिन पता ही लगा है कि उनको भी इजाज़त नहीं दी गई कि वो इमरान खान से जो है वो मिलते। तो राय साहब, दहशत गर्दी की एकदम से आप बात करते हैं और आपको अगर जो 2 रोज से जो राय साहब जो हो रहा है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, एक तो अडयाला जेल के अंदर अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत भी नहीं हो सकी कि जी सिक्योरिटी खदशात हैं। और सिक्योरिटी खदशात क्या थे कि अगर हम ये अब से नहीं रोकेंगे तो खान साहब के, ख्वाजा हारिस साहब जाकर अदालत जेल में जाकर इमरान खान से मिलेंगे और फिर वहाँ पे ऑब्वियसली हदायत लेंगे, तो इसको भी रोका जाए। और जब वीडियो लिंक पर इमरान खान को पेश करने की बात आएगी तो हम ये कह देंगे कि जनाब सिक्योरिटी के मामला थे, तो सिक्योरिटी की बुनियाद पे ये सब कुछ किया जा रहा है। साहब, इससे पहले कि आप कमेंट करें, अलीमा खान ने ना एक ट्वीट किया है और अलीमा खान ने अपने ट्वीट के अंदर वो जो तमाम इस वक्त की सूरत हाल है इमरान खान साहब के हवाले से और जो खदशात उन्हें हैं अदालत के रवैये के ऊपर और जिस तरह से उनकी मुलाकात जो है वो नहीं होने दी गई, तो अलीमा खान ये कहती हैं कि जब हमारी लास्ट टाइम मुलाकात हुई इमरान खान से तो पता ही चला कि रातों रात इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उसे हटा दिया गया और नई सिक्योरिटी जो है वहाँ पर आ गई है। और नई सिक्योरिटी क्यों आई, इसके ऊपर इमरान खान को तशवीश है। खान साहब ने जेल में बताया, अलीमा खान ये भी कहती हैं कि मुझे तशवीश है कि उन्हें आधी रात को अचानक मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स को तब्दील कर दिया। पूछने पर बताया कि 2 माह की छुट्टी पर गए। मंगल मुलाकात का दिन है, हमारी फैमिली मीटिंग्स भी मनसूख की गई, मिलने नहीं दिया गया और आज शाम हमें इत्तला मिली कि जेल कोर्ट में अल-कादिर ट्रस्ट केस भी मनसूख कर दिया गया है। हमें इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से जो फिक्रमंदी जिसका वो जिक्र कर रही हैं, अब वो चाहती हैं कि इस मामले को भी अदालत के सामने रखा जाए कि ये सिक्योरिटी जो है इमरान खान की वो काबिल भरोसा नहीं है और इसके अंदर अदालतों को अपना जो है वो इंटरवेंशन करते हुए को फैसले देने पड़ेंगे कि उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाए। देखिए हाशमी साहब, एक तो इमरान खान साहब की सिर्फ वीडियो लिंक पर तस्वीर का इतना खौफ है इमरान खान साहब के मुखालफिन पर, इमरान खान साहब की मुखालिफ शख्सियात पर, मुखालिफ इदारों पर, कि इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत की वजह से ये पूरा निज़ाम लरज़ रहा है। वरना ये कहा जाता कि ठीक है इमरान खान साहब वीडियो लिंक पर पेश हो जाएं, देख लेंगे कि क्या तूफान आ जाता है। अब इनको खदशा ये है कि इमरान खान साहब जब वीडियो लिंक पर पेश होंगे, इतने मुदल्लल अंदाज में इमरान खान साहब अपना ये मुकदमा नैब तरामीम के हवाले से भी लड़ेंगे। हो सकता है कि वो जस्टिस फायज ईसा साहब से ये सवाल भी कर लें, जो कि लाइव नशर हो जाए, कि जस्टिस फायज ईसा साहब बड़े एहतराम के साथ कि ये जो इतनी आइनी हकूक़ की और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, इस पर आप मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। मेरे खिलाफ जो ये फैसले दिए गए, इस पर सुप्रीम कोर्ट यानी पूरी दुनिया ये चीख रही है कि ये बोगस तरीन केसेज हैं। या कम से कम इमरान खान साहब ये सवाल कर लें कि 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक एक पटिशन हमारी 23 मई की आपके पास पड़ी हुई है, उस पटिशन को फिक्स कर लें ताकि 9 मई के वाक़यात के मुतल्लिक फैसला हो सके। इमरान खान साहब को ये ना बता दें कि उनके साथ क्या कुछ जेल के अंदर हो रहा है
और अदालतें कैसे खामोश बैठी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इमरान खान साहब अगर वीडियो लिंक में पेश हो गए तो ये BBC, CNN, अल जजीरा, DW, जो दुनिया भर के अखबारात हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, उसके बाद पाकिस्तान के चैनल्स, अब एक तो उस दिन की ये हेडलाइन बन जाएगी, अखबारात की लीड सुपर लीड बन जाएगी, इस पर तज्जिए होंगे, कॉलम्स लिखे जाएंगे। इमरान खान साहब की मकबूलियत पहले ही इतनी ज़्यादा है कि तमाम तजर्बे आजमाने के बावजूद खान साहब 3/4 अक्सरियत से कामयाब हो गए। तो फिर तो इमरान खान साहब की इस ताकत को, इस कुव्वत को, और इमरान खान साहब को जो मजीद और उनकी पार्टी को तकवीत मिलेगी, इसको संभालना पहले नामुमकिन है, उसके बाद तो समझ लें कि बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए ये पूरा रियासती निज़ाम जो है, ये नाकाम रियासत इमरान खान साहब की एक तस्वीर और एक वीडियो लिंक से लड़ रही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस फायज ईसा साहब की ये अदालत है, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस फायज ईसा का और इस पूरे बेंच का फैसला था कि इमरान खान साहब वीडियो लिंक पर पेश हों। और अगर इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया जाता तो देखते हैं फिर इमरान खान साहब के इस केस में क्या जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर तौहीन अदालत लगती है, क्या वजीर कानून के खिलाफ तौहीन अदालत लगती है, या जस्टिस फायज ईसा कोई होम्योपैथिक सा फैसला करेंगे या अपनी जो ब्रदर जज साहिबान हैं उनकी मुखालफत शुरू कर देंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की साख तो वैसे ही जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में तबाह बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अगर कोई रत्ती बराबर भी इस सुप्रीम कोर्ट की साख बचानी है तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कल खिलाफ वर्जी होती है तो फिर कम से कम 3-4 केसेस जो हैं तौहीन अदालत के कल ही शुरू होने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अवाम के टैक्सेस से चलती है, ये जस्टिस फायज ईसा पाकिस्तान के अवाम के टैक्सेस के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, जो अवाम टैक्स दे रहे हैं। तो ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज की गई, ये नैब तरामीम का केस सुना गया, उसके बाद कहा गया कि इमरान खान साहब को हम सुनेंगे, और उसके बाद अगर यही जाके मौक़िफ़ हुकूमत ने पेश करना है कि अब उनको पेश नहीं कर सकते, जाए आपने जो कुछ करना है, और सुप्रीम कोर्ट झाग की तरह बैठ जाए, तो फिर बंद कर दे सुप्रीम कोर्ट, ताले लगा दें या इस्तीफे देकर वापस घरों को चले जाए। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट की साख का आखिरी इम्तिहान है, और तवक्को ये की जा सकती है कि जस्टिस फायज ईसा तो नहीं, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला की हद तक रिमार्क्स बड़े सख्त आएंगे अगर ये तौहीन अदालत की गई और इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर पेश ना किया गया।